हाँ जी, जल्दी लाइव आओ जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से लाइव आइए। गुड आफ्टरनून शिखा चौहान, गुड आफ्टरनून सिकंदर अली, गुड आफ्टरनून आशीष, इसके अलावा है सुमन मोंदल, रोशे, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आशा रानी, राजू पटेल, विजय कुमार, नमस्ते 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 नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते। ये बताओ कैसे हो तुम लोग? सब ठीक है? सांस वांस आ रहा है प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने आप को जीवित महसूस कर रहे हो? प्रवीण गुड आफ्टरनून, शिवशंकर गुड आफ्टरनून, गजाला राघव, सुप्रभात पांडा, शानू जी, रवीना, राजेश, प्रिंकू, उमेश कुमार, राहुल कुमार, प्रियंका, सबको गुड आफ्टरनून। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने, अच्छा मैम अब हमारे पापा को बहुत पसंद हो, अंकल जी को नमस्ते। अंकल जी नमस्ते, अपना आशीर्वाद बना के रखिए अंकल जी, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। नीतीश कुमार आपका नाम ले लिया? पूजा, अच्छा ओके पूजा। चलिए तो अब हम बात, एक कह रहे स्पर्म और ओवा किसके बने होते हैं? बेटा स्पर्म और ओवा सेल्स हैं, और सेल्स किसकी बनी हुई होती हैं आप जानते हैं? चलो स्टार्ट करें। देखिए कल मैंने कुछ चीजें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई थी, याद है ना? हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा प्रजनन तंत्र की जब बात की थी तो उसमें हमने सारी बातें पढ़ ली थी। क्या क्या? कि फीमेल में 2 ओवेरी होती हैं, ओवेरी में अंडे बनते हैं, फिर वो अंडे बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना? और बाहर निकलने के बाद अगर स्पर्म्स आ जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है आप बताओगे? निषेचन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनकर फीमेल के यूट्रस में आकर वो यूट्रस की यूटेराइन लाइन होती है उसके साथ चिपक जाता है, और फिर 9 महीने तक वो वहां पर रहता है, और माँ और बच्चे के बीच में एक प्लेसेंटा मेम्ब्रेन बन जाती है जिसके थ्रू माँ अपने बच्चे को सारा न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब प्रोवाइड करती है, और देन आफ्टर 9 मंथ्स बच्चे की क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। अब मैंने आपको कहा था कि कल मैं कुछ चीजें बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। लड़कियों में अगर स्पर्म नहीं आता है, अगर इस फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस फैलोपियन ट्यूब में यहां पर ये लड़कियों की ओवरी है, एक ओवरी, दूसरी ओवरी, तो यहां से ऐसे बहुत सारे क्या बने हैं बच्चों? अंडे बने हैं, ठीक है? हर महीने लड़कियों में बहुत सारे लाखों मिलियंस क्या बनते हैं? यहां पर एग बनते हैं, अंडे बनते हैं। तो अगर यहां पर स्पर्म आ गए तब तो उन स्पर्म ने, ये जेनाइटल एरिया है, इस जेनाइटल एरिया से होते हुए अगर यहां पर स्पर्म्स आ जाते हैं, अगर स्पर्म्स आए तब तो बेटा क्या होगा? एग, यहां से एग रिलीज होंगे, तो इनमें से स्पर्म और एग दोनों जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने से फर्टिलाइजेशन होकर और एक पूरा बेबी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो स्पर्म्स नहीं आए हैं, उस केस में क्या होगा? तो वहां पर लड़कियों के अंदर हर महीने स्टार्ट होती है एक साइकिल जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा इस चीज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हिंदी में इसे कहा जाता है मासिक धर्म चक्र। मासिक धर्म चक्र। हर महीने लड़कियों के अंदर क्या बनता है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है, और जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और उस फ्लो के अंदर खून भी होता है, खून के साथ कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ब्रिजेश बिल्कुल लाइव क्लास है, राजेश हो बिल्कुल लाइव क्लास है। सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर, जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनके अंदर हर महीने एक मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, उसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल का पीरियड कितना होता है? तो 28 से 29 दिन होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड, काल कितना होता है, कितने दिन का होता है? तो 28 से 29 दिन होगा। 30-31 नहीं करके आ जाना, वो गलत हो जाएगा। 28 से 29 दिन का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब क्या होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये एक स्केल है, इस पर क्या है? एक, ये पहला दिन है और ये 28वां दिन है। ये पहला दिन है, ये 28वां दिन है। कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करता है मैं ये आपको बता रही हूं। तो पहले स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन में, 1-2 दिन में यहां पर क्या होगा? ये पहला और दूसरा दिन है मान लो, यहां पर एग बनना स्टार्ट होते हैं दोनों ओवेरी में, लड़कियों में। दोनों ओवेरी में क्या होता है? एग बनना स्टार्ट होता है।
होता है। स्टार्टिंग के 1 से 2 दिनों में एग बनना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, बहुत सारे एग बन जाते हैं। स्टार्टिंग के 12-13 दिन में, ये जो 28 दिन है उनमें से 12-13 दिन में एग बन के आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, 14वें दिन 14 डेज पर, 14 दिन जब हो जाते हैं कंप्लीट अंडों को बनते हुए, तो 14 डेज के जो 14वां डे स्टार्ट होगा उस दिन यहां से बहुत सारे अंडे यहां बाहर निकलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग 14 वाले डेज में, 14 डेज में यहां पर जब 14वां दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो क्या होगा आप बताओगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन में होता है बच्चा ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडों का ओवरी से बाहर आना। यहां से भी, इस ओवेरी से भी बहुत सारे अंडे बाहर निकल के आएंगे, और इस ओवेरी से भी बहुत सारे अंडे बाहर निकल के आएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोत्सर्जन, इसे कहा जाता है एंडोत्सर्जन, या इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो 14 जब 14वां दिन होगा तो इस दिन क्या होगा, बहुत सारे अंडे यहां पर बाहर आ जाएंगे ओवरी से, अंडाशयों से। इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन कहा जाता है। अब 14 दिन के बाद अगले 15 और 16 दिन को, अगले 15 और 16 दिन को ये अंडे यहां पर इंतजार करेंगे इस फैलोपियन ट्यूब में। 15वें और 16वें दिन यहां पर ये अंडे जो बाहर निकले हैं बहुत सारे, ये इंतजार करेंगे किसका, स्पर्म्स का, शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का इंतजार करेंगे कि अगर जेनाइटल एरिया से स्पर्म्स आ रहे हैं, अगर अंडे आ गए, सॉरी स्पर्म्स आ गए, शुक्राणु आ गए, तो वो शुक्राणु इस अंडे के साथ जुड़कर फर्टिलाइज हो जाएंगे, और यहां से फिर कुछ दिनों के बाद जाइगोट बन जाएगा, उससे बच्चा बन जाएगा। वो लड़की क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा आप बताओगे, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो 15वें और 16वें दिन अगर यहां पर स्पर्म आ गए, अगर शुक्राणु सेल्स आ गई हैं सीमन के थ्रू, अगर स्पर्म्स आ गए तो वो स्पर्म्स इस अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे और यहां से लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। मतलब उसके वॉम्ब में क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अब मान लो 15 और 16 दिन में यहां पर ये स्पर्म्स नहीं आए, 15 और 16 डेज में ये स्पर्म्स नहीं आए। अगर नहीं आया तो इसके बाद 16वें दिन के बाद क्या होगा, यहां पर ये जो मैंने बताया था ना आपका फैलोपियन ट्यूब, और यहां पर आपका यूट्रस था। तो ये जो फीमेल की यूट्रस होती है, इस यूट्रस की ऐसे दीवार है, ये दीवार, इस दीवार के पास होते हैं टिश्यूज, और इन टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, और इस टिश्यू के पास होता है ब्लड। ये ब्लड अगर बच्चा बना, अगर यहां लड़की प्रेग्नेंट हुई, तब तो ये खून बच्चे के पास जाएगा, बच्चे के पास ये खून ऑक्सीजन, CO2 सबको ले जाने का काम करेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आए, मान लो अगर स्पर्म्स नहीं आए, तो 16वें दिन के बाद क्या होगा, फीमेल का जो यूट्रस है, जिसकी यूट्राइन वॉल होती है, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है, ऐसे सूज जाती है, सूजने लग जाती है। और फिर धीरे 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 जब 28 दिन हो जाएंगे, तो 28 दिन के बाद ये जो टिश्यू की लेयर है ये क्या हो जाएगी, ये फट जाएगी, ये फट जाएगी। और इसके फटने से क्या होगा, खून निकलेगा बहुत सारा, और उस खून के साथ ये जो अंडे, जिन अंडों को क्या नहीं मिल पाए, स्पर्म्स नहीं मिल पाए, तो ये अंडे भी यहां से क्या होंगे, टूटने लग जाएंगे। और टूटकर जब 28वें दिन में ब्लीडिंग होगी, जब ये यूटेराइन लाइन है, ये यूट्रस की दीवार है, इसके जो टिश्यू की मेम्ब्रेन है जो फट जाएगी, अगर वो फट गई तो यहां से बहुत सारा ब्लड निकलेगा, और इसी ब्लड के साथ बाहर क्या निकल जाएंगे, एग निकल जाएंगे। तो ये खून का और ये अंडों का जो फ्लो है, इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इस तरीके से फिर वापस 28 डेज के बाद अगले 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा बच्चा, फिर वापस अंडे बनेंगे ऐसे, फिर वो 14 डेज तक बनेंगे, 14वें दिन बाहर आ जाएंगे यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म्स का वेट करेंगे, अगर स्पर्म्स आ गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 15वें और 16वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो जाइगोट बन जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो उसके बाद धीरे 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 ये अंडा जो है, धीरे 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 ये अंडा इस यूटेराइन लाइन के साथ
जो टिश्यू थे, वो जो टिश्यू जिसके अंदर खून वगैरह है, वो यूटेराइन लाइनिंग स्वेलिंग होने लगेगी, सूजने लगेगी, और बाद में 28वें दिन में यही टिश्यू की मेम्ब्रेन है ये फट जाएगी, और इसके फटने से ब्लड निकलेगा, और ब्लड के साथ ये वही एग हैं जो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, ये सारे अंडे इसके साथ आ जाएंगे, और इस फ्लो को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है मैम, बट ओव्यूलेशन टेक प्लेस अल्टरनेट ओवरी पर मंथ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रोशे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। ये कब स्टार्ट होता है? जब लड़कियों की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। जब लड़कियों की प्यूबर्टी एज बोले तो किशोरा अवस्था, जब लड़कियों के शरीर में किशोरा अवस्था स्टार्ट होती है, कब? तो 12 से 13 साल के बाद ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हर एक लड़की में स्टार्ट हो जाता है। 12 से 13 साल के बाद ये मेंस्ट्रुअल फ्लो या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक लड़की में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम फ्लो हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर सबसे पहली बार किसी लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, ठीक है, अगर ये एक मंथ में एक एग रिलीज होता है, अरे नहीं कमल, नहीं, एक मंथ में एक एग नहीं होता, एक एग फर्टिलाइज हो सकता है, एक एग का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब कह रहे हैं मैम कोज ऑफ पेन, बेटा देख रहे हो ये यूट्रस है, यूट्रस की दीवार है टिश्यू की, ये मेम्ब्रेन फटेगी और यहां से सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ये तो दर्द तो होगा ना, इसलिए वो पेन होता है लोअर ऑब्डोमिनल में, इसीलिए वो लड़कियों को पेन होता है जिसे मेंस्ट्रुअल पेन कहा जाता है, मासिक धर्म चक्र का दर्द कहा जाता है। ठीक है, 12 से 13 साल में पहली बार होता है ये, तो जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसे कहा जाता है मेन आर्क, मेन आर्क कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। हिंदी में कहा जाता है रजोनवृत्ति, हिंदी में कहा जाता है इसे, सॉरी, रजोदर्शन। पहली बार होता है तो इसे कहा जाता है रजोदर्शन। और 50 से 55 साल के बाद ये लड़कियों में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बंद हो जाता है। कब? लास्ट टाइम जब होगा तो इसे क्या कहा जाता है? मीनोपोज कहा जाता है, इसे मीनोपोज कहा जाता है। और हिंदी में कहा जाता है रजोनवृत्ति, हिंदी में इसे कहा जाता है, लास्ट टाइम होगा तो इसे कहा जाता है मीनोपोज और हिंदी में कहा जाता है रजोनवृत्ति। कब? 50 से 55 साल के बाद में ये बंद हो जाता है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे मैनार्क कब कहा जाता है? जब ये पहली बार होता है तो इसे मैनार्क कहा जाता है, और जब लास्ट टाइम होता है 50 से 55 साल के बाद में तो इसे मीनोपोज कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ज्यादा कुछ यहां से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन हाँ देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? तो बच्चों 28 से 29 दिन का, 30 या 31 दिन मत करके आ जाना, मिनिमम 28 और मैक्सिमम 29 दिन के बाद हो जाना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम होता है तो उसे मैनार्क कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है, और लास्ट टाइम कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे बच्चा? लास्ट टाइम होता है उसे मीनोपोज कहा जाता है। एक फिर से पूछ रहे हैं कि मैम दर्द क्यों होता है? बच्चा जब ये टिश्यू की मेम्ब्रेन फटेगी तो ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू है खिंचेंगे, आपकी सेल्स खिंचेंगी ब्लैडर की, तो इसलिए वहां पर दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जिसके लिए कुछ लड़कियां होती हैं वो मेडिसिन लेती हैं, जैसे डायनापार हो गया, जैसे मैफ्टाल स्पास आ गई, ये 1-2 टैबलेट होती हैं, ये टैबलेट लेती रहती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियां होती हैं जो क्या करती है, गर्म पानी वगैरह पीती हैं, गर्म पानी से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। या कुछ लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, जैसे वो आते हैं गर्म बोतल आती है पानी की, या पैक आते हैं, वो सब यूज करती हैं, है ना। चलो, प्रेगनेंसी टाइम बता तो दिया बेटा, 15वां और 16वां दिन। अगर स्पर्म्स आ गए तो जाइगोट बन गया तो प्रेग्नेंट हो गई लड़की, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं बनी तो नहीं हुआ। ये लो, हो तो गया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। एक क्वेश्चन आता है, आपने कभी नाम सुना होगा कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं और कुछ डिप्लॉइड होती हैं। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि स्पर्म्स को बोलते हैं शुक्राणु, और ओवा या ओवम इसे बोला जाता है अंडाणु। स्पर्म्स और ओवा ये कैसी सेल्स होती हैं बच्चों? ये होती हैं हैप्लॉइड सेल्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये होती हैं एक गुणित कोशिका।
एक गुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब हैप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ, गर्म पानी पी सकते हैं, टैबलेट लेने से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा पेन किलर है टैबलेट, और पेन किलर से यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपका लीवर अगर आप हर दिन, क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही होगा लड़कियों में, और 3 से 4 दिन का होता है ये, मिनिमम 3 डेज होते हैं, मैक्सिमम 5 डेज हो सकते हैं। तो 3-4 डेज में अगर आप हर रोज एक पेन किलर खा रहे हो, तो हर महीने आप 4-5 पेन किलर खा रहे हो, तो फिर उसका क्या होगा, धीरे 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 आपका जो लीवर है वो आपका डैमेज होने लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पेन किलर्स लेने के लिए, ठीक है। चलो, टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस से कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? अगर आप 15-16 दिन से पहले, यानी 8-10 दिन स्पर्म आ गया तो नहीं, तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी जो होती है वो मैंने कह दिया है 14 डेज में बाहर निकलते हैं एग, उसके बाद 15 और 16 डेज तक ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद होती है। ठीक है कौशल कुमार, चलिए। तो हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं और डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, पहले ये सुनिएगा। आप जानते हैं हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? बहुत बार बता चुकी हूं, हमारे बॉडी में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम। जोड़ी हैं ये, पेयर्स हैं। टोटल कितने हो गए? 44। तो ऐसी कोई सेल जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, मतलब 44 हैं, तब तो उसे क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, द्विगुणित कोशिका कहा जाता है, द्विगुणित कोशिका कहा जाता है, या इसे 2n कहा जाता है। लेकिन अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसका मतलब होता है n सेल, n क्रोमोसोम वाली सेल्स। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म और ओवा दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। इसके अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, द्विगुणित कोशिका। ऐसी सेल जिसके अंदर टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, मतलब टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम है, तो उसे 2n सेल कहा जाता है, उसे 2n कोशिका कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सेल जिसके अंदर n सेल उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड का मतलब होता है ओनली 23। तो स्पर्म के अंदर भी कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। पेयर नहीं लिखना है, मैंने लिख दिया है 23 क्रोमोसोम। ओवा में भी कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। और जब स्पर्म और ओवा, अरे क्या हो रहा है इसके अंदर? 23 क्रोमोसोम। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम है उन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। तो स्पर्म और ओवा कैसी सेल्स हैं? हैप्लॉइड सेल्स हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ी मत करके आ जाना, नंबर में 23 है, ये 23 नंबर है, तो 23 इसमें होंगे, 23 इसमें होंगे। अब स्पर्म और ओवा दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और इनके निषेचन से क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट में 23 ये आ गए और 23 ये आ गए, तो जाइगोट में कितने हो गए? 23 पेयर्स, मतलब 46 हो गए। तो जाइगोट कैसी सेल है? जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जाइगोट कैसी है? एक डिप्लॉइड सेल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
उत्तरदायी होता है। बता दिया था मैंने। कहाँ रहते हो रितेश, क्लास में नहीं रहते हो क्या? तो मैंने क्या कहा है, इस बात को ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा है बच्चा, ये कहा है मैंने कि स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड सेल्स हैं। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए ना, क्या हो गया इस बोर्ड को, स्पर्म्स और ओवा, देखो कुछ भी लिखो मिट जा रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। शुक्राणु, स्पर्म्स और ओवा जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स हैं। इसका मतलब स्पर्म में 23 नंबर में क्रोमोसोम है और ओवा में भी 23 नंबर क्रोमोसोम है। तब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जो जाइगोट बनेगा उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। तो ये एक डिप्लॉइड सेल है। ये लो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और यहां पर आकर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके पास मेरी बुक है? हाँ, किताब है तुम लोगों के पास? अगर किताब है तो आप निकालिए रिप्रोडक्टिव चैप्टर सिस्टम। कुछ क्वेश्चन लगा लें इसके, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक कह रहे प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसने कहा नहीं होता? लेकिन मैं यहाँ पर प्लांट नहीं पढ़ा रही हूँ ना बेटा। अगर मैं प्लांट पढ़ा रही होती तो मैं आपको यहाँ पर प्लांट करवाती। अगर मैं प्लांट पढ़ा रही होती तब तो मैं करवाती ना आपको। चलो आइए, ठीक है। प्लांट का रिप्रोडक्शन बॉटनी में पढ़ाऊंगी। प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो बॉटनी वाले चैप्टर में करवाऊंगी, यहां नहीं करवाऊंगी। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा है ये। हाँ, कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चैप्टर का डाउट। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूं, प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को आराम से आंसर दीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि विच सुगर इज द सोर्स फॉर द स्पर्म। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि विच सुगर प्रोवाइड्स, मैं लिख रही हूं, विच सुगर प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। चलो बताओ, स्पर्म को मतलब जो शुक्राणु होते हैं, जो लड़कों में शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने वाली कौन सी शुगर है? ऊर्जा देने वाली कौन सी शर्करा है? आप बिना ऑप्शन के बता सकते थे। हाँ जी, आंसर करो। ट्विंस कैसे बनते हैं? रुको तो यही यार, अभी बताते हैं प्रियंका, ट्विंस के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ कुछ 5-6 क्वेश्चन, इनके आंसर दो, फिर मैं बताती हूँ ट्विंस कैसे बनते हैं। ट्विंस 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी, कौन सी शुगर एनर्जी देती है? राहुल कह रहे हैं सुक्रोज। राहुल मैंने नहीं पढ़ाया सुक्रोज, तुम कहां से पढ़ के आए वो तुम्हारी मर्जी है। इसका आंसर होगा बिना देखे, देखो 4 ऑप्शन है। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन, तीसरा था प्रोटीन, चौथा था फ्रक्टोज। क्या आंसर सही हो जाता? फ्रक्टोज आंसर आपका सही हो जाता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रक्टोज। पढ़ाया था मैम ने कि फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, स्पर्म्स मिलते हैं तब जाकर सीमन बनता है। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सेल्स हैं जो मेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं? कौन सी सेल्स हैं? विच सेल्स प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा मनुष्य के अंदर, जो लड़के लोग होते हैं उनमें नर हार्मोन बनाती हैं? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। डायग्राम भी दिखाया था इन सेल्स का, जल्दी आंसर दो। कौन सी? अच्छा नाम लिखूं? चलो ऑप्शन लिख देती हूं। पहला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या मेल सेक्स हार्मोन बनाएंगी? नो, ये तो स्पर्म्स बनाती हैं। दूसरी है रेटेटेस्टिस, वृषण जालिका, क्या बनाएंगी? नो। तीसरा कौन सा है? लैडिंग सेल्स। ये लो बच्चों, आंसर यही आ गया। मैंने पढ़ाया था, लैडिंग सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। बताओ, बताया था ना? यस मैम, बहुत बढ़िया, सबको शाबाश जो सही आंसर दे रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट? हाँ, लैडिंग सेल्स होगा, बता चुकी हूं मैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो क्या बनाती है? इमेच्योर स्पर्म्स बनाती हैं। ये मैंने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पहले इमेच्योर स्पर्म्स बनते हैं, देन वो एपिडाइडमिस में जाकर क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, और बाद में रेटेटेस्टिस, वासा डेफरेंस, इनकी थ्रू वो कहां पर आ जाते हैं? जो आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वहां पर चला जाता है। चलो अगला मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रही हूं किसके बारे में? प्रोस्टेट ग्लैंड
ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? लड़कों के अंदर होती हैं, याद रखिएगा, लड़कियों में नहीं होती हैं। इन्हें पुरुष ग्रंथियां भी कहा जाता है, पुरुष ग्रंथियां भी कहा जाता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं, नॉट फीमेल। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप बता सकते हो। चलिए बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट, अच्छा कौन सा गलत है, गलत बताना है, ठीक है, गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकेटेड इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने बताया था कल कि लड़कों का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। जो मूत्राशय होता है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, उसी के जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिक्रेशन इज थिन एंड मिल्की कलर्ड। दूसरा है कि ये सिक्रेशन करती हैं एक मिल्की जैसा, दूध के जैसे कंपाउंड का। याद करो कल मैंने बताया था सीमन, वहां पर मैंने ये बात भी बताई थी कि जब सीमन के अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह सब मिल जाते हैं, तब क्या होता है आप बताओगे? तब क्या होता है? वो दूध या कलर का कंपाउंड बन जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका फंक्शन क्या होता है? मोबिलिटी टू द स्पर्म, ये स्पर्म को गति प्रदान करता है, तो ये भी सही है। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन क्या है कि सिक्रेशन इज एसिडिक इन नेचर, कि ये जो सिक्रेशन करती हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। क्या ये सही है? चलो बताओ, क्या ये सही है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं तो वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, तो यस बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ सिट्रिक एसिड बनाती हैं। अब इसने कहा है कि जो सिक्रेशन आता है, मतलब जो सीमन आता है, वो क्या आपका एसिडिक नेचर का होता है? नहीं, पूरा का पूरा जो आप सीमन है उसे एसिडिक नहीं कह सकते, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे? कुछ ऐसा सा पूछते हैं। हाँ देखो, इस चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कुछ प्लांट के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इसमें, कुछ प्लांट के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो स्पर्म्स और ओवा होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो आप जानते हैं स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन किसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है? फीमेल के। किस ऑर्गन में था? चलो इसका आंसर करो फटाक से कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है। जल्दी बताओ। कमलप्रीत ने तो आंसर भी कर दिया है। चलो बताओ, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? मेल में या फीमेल में? फीमेल में होता है। कहाँ होता है फीमेल में? बताइए जल्दी से। फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही आंसर दिया। किसका? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। कल बताया था ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। चलो एक और सुनना, देखो आप ना एक टर्म सुनोगे, क्या? विविपोरस। ये नाम सुना है कभी आपने? मैं बता देती हूं। देखो एक होता है विविपोरस। विविपोरस का मतलब होता है जरायुज। अगर आपसे पूछ रहे ना कि मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, स्तनपाई या स्तनधारी। मैमल्स क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। और विविपोरस किन्हें कहा जाता है? ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो सीधा बच्चा बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडा नहीं बनाते। अब आप देखते होंगे छिपकली क्या देती है? अंडा देती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जो पहले अंडा देते हैं और फिर अंडे में से क्या निकलता है? चूजा निकलता है, जैसे चिड़िया देती है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है। लेकिन विविपोरस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, विविपोरस का मतलब जरायुज, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मैमल्स का रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है, तो बताएंगे आप विविपोरस है। हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं सीधा, ये नहीं है कि अंडे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो हम लोग विविपोरस होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछूं, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। चलो ये बताओ कि अगर मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है, मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है, तो मेरे पास कितनी स्पर्म सेल्स होनी चाहिए? चलो बताइए कि अगर मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है तो आप बताओगे कितनी चाहिए मुझे स्पर्म सेल्स? बताओ कितनी सेल्स चाहिए मुझे? ये पहले पढ़ा चुकी हूं मैं ये क्वेश्चन आपको, ये पढ़ाया था मैंने। अरे कितनी स्पर्म सेल चाहिए मुझे? एक कह रहा है 500। विसेली तुमने लास्ट टाइम भी गलत आंसर दिया था। रोशे आप क्यों गलत आंसर दे रहे हो? मुझे 1000 बनानी है। अब ये बताओ स्पर्म सेल्स में कितनी चाहिए होंगी मुझे? 250, बिल्कुल सही। क्योंकि स्पर्म सेल्स में जब डिवीजन होता है तो 1 से 4 बनती हैं उल्लुओं, और 1 से 4 है मतलब कितनी लेंगे तो 1000 बन जाएंगे, तो 250 इंटू 4 1000। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ लेना, मतलब देख लेना एक बार। कभी कभी ऐसे बोलेगा 5000 सेल्स बनाने के लिए कितनी स्पर्म सेल्स स्टार्टिंग में जरूरी हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ 250 सेल स्टार्टिंग में लोगे तो आपके पास 1000 सेल्स बनेंगी। ओवा में भी सेम है, ओवम भी सेम होगा। अच्छा, एक बीमारी होती है, सुनिएगा, एक बीमारी होती है प्रोस्टिएटिसिस, इसे कहा जाता है प्रोस्टिएसिस। ठीक है, प्रोस्टिएसिस एक बीमारी होती है बच्चों लड़कों के अंदर। कभी अगर एग्जाम में पूछ लेना प्रोस्टिएसिस, ये एक बीमारी का नाम है। प्रोस्टिएसिस, प्रोस्टिएसिस ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ लड़कों में होती है, मेल बॉडी में होती है। क्या होता है इसमें? जो लड़कों की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, लड़कों के अंदर क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे आप पोरुस ग्रंथि बोलते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रॉपर सिट्रिक एसिड वगैरह नहीं बना पाती है, और जिसकी वजह से आपके स्पर्म्स मोटाइल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिट्रिक एसिड नहीं बनाएंगी, और अगर सिट्रिक एसिड वगैरह प्रॉपर नहीं बनेगा तो आपके स्पर्म्स की जो मोटिलिटी रेट होती है ना, मोटिलिटी का मतलब है गतिशीलता, मोटिलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है। स्पर्म्स बनेंगे तो सही, लेकिन वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर इससे भी इंसान क्या हो सकता है? स्ट्रायल हो सकता है, मतलब लड़का जो है वो स्ट्रायल हो सकता है। इसके अंदर मतलब क्या नहीं हो पाएगा? हाँ, मतलब वो बच्चे, बेबी वगैरह नहीं प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो पाते, जाइगोट नहीं बन पाते हैं। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन हो जाती है या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाता है, और सीमेन में अगर सिट्रिक एसिड नहीं जाएगा तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं हो पाएंगे, और इससे स्पर्म्स तो बनेंगे लड़कों के अंदर, लेकिन सिर्फ सीमन जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जेनाइटल एरिया में सिर्फ क्या जाएगा? सीमन, उसमें स्पर्म्स नहीं जाएंगे। स्पर्म वहीं घूम रहे होंगे मेल बॉडी में, और जब स्पर्म नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो मतलब ऐसे बच्चे भी क्या हो जाएंगे? स्ट्राइल हो जाएंगे। तो लड़के अगर बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तो उसमें से एक रीजन ये भी होता है। ठीक है, एक रीजन ये भी होता है। तो इसे कहा जाता है प्रोस्टिएसिस, ये एक डिजीज होती है लड़कों के अंदर। चलो नेक्स्ट पार्ट, अगला और क्वेश्चन। बाकी तो आप सब लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, एक बात और सुनिएगा कि जो यूट्रस होता है ना फीमेल के अंदर,
फीमेल के अंदर जो लड़कियों का जो यूट्रस होता है ना, इस यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। अगर यूट्रस की बात करते हैं ना, तो गर्भाशय, ये गर्भाशय है ना, ये 3 दीवारों से मिलकर बना हुआ होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बुक में डाल रखा है मैंने, तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि जो लड़कियों का जो यूट्रस होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। लिख लेना, गर्भाशय के ऊपर 3 दीवारें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल। दूसरा होता है यहां पर मीजोमेट्रियम, मीजो होता है बीच वाला, सेंटर वाला, बीच वाली लेयर, और एपीमेट्रियम। और तीसरा कौन सा होता है तो आप बताओगे बच्चा? तीसरा यहां पर होता है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर से मिलकर आपकी जो लड़कियां होती हैं उनका यूट्रस बना हुआ होता है। ये लो, ये सबसे अंदर वाला होता है, ये इनर लेयर होती है, ये मीजो वाला ये बीच वाला होता है, और ये वाला पेरीमेट्रियम होता है वो आउटर लेयर होता है। तो ये 3 लेयर से मिलकर लड़कियों का गर्भाशय में ऐसे 3 लेयर बनी हुई थी, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो? और कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप कर लोगे, सारे हो जाएंगे आपसे। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ होता है? हाँ जी बताइए, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ होता है? बताओ, ब्लास्टोसिस्ट क्या बताया था मैंने? ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया था कि जैसे ही स्पर्म और ओवा का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहां पर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर ये जाइगोट ऐसे नीचे आकर ऐसे यूट्रस की लाइनिंग के साथ ऐसे धस जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? तो सबसे अंदर वाली दीवार पर। ये अंदर ही तो हुआ, सबसे अंदर दीवार कौन सी होगी यूट्रस की? एंडोमेट्रियम। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आए ना कि ब्लास्टोसिस्ट कहाँ होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ होता है, तो आप बताएंगे बच्चा कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। बताया था मैंने एक क्लास में आपको, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था आपको कि जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट यहां से धसकर जब यूट्रस की लाइन के साथ जुड़ जाता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। बाद में यह आगे चलकर एम्ब्रियो ये सब कहलाता है। ठीक है, और ये किस दीवार पे होता है? तो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग, और अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब एक कह रहा है कि मैम ये बता दो ट्विंस कैसे बनते हैं। चलो सुन लो, आज ट्विंस की बात भी सुन लो, ये लास्ट है इस चैप्टर के बारे में। ट्विंस की बात भी सुन लो, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब एक स्पर्म आता है, एक स्पर्म आया, एक स्पर्म ने एक अंडे को फर्टिलाइज किया तो यहां से एक बच्चा बना, एक बेबी बना, तो वो सिंगल चाइल्ड है। लेकिन अगर ट्विंस की बात करते हैं तो ट्विंस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, एक जैसे जुड़वा भाई या बहन। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, या इन्हीं को कहा जाता है फैटर्नल ट्विंस, फैटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? ऐसे एक स्पर्म आया, एक स्पर्म आया, इस स्पर्म ने एक ही अंडे को, एक एग को फर्टिलाइज किया। ऐसे स्पर्म एक ही है, स्पर्म कितना है? एक स्पर्म है, इसने एक ही अंडे को फर्टिलाइज किया, लेकिन इस अंडे से आगे चलकर ऐसे 2 सैक अलग अलग बन गए। इस अंडे ने अपने आप को डिवाइड कर कर ऐसे 2 सैक बना लिए अलग अलग। एक बच्चा यहां है, एक बच्चा यहां है, तो जब जन्म होगा तो यहां से 2 बच्चे बनेंगे, एक बच्चा 2 बच्चा। लेकिन ये बच्चे एक ही अंडे से बन रहे हैं, एक ही अंडा फर्टिलाइज हुआ था, स्पर्म भी एक आया और एक ही अंडे को फर्टिलाइज किया, लेकिन ये अंडा आगे चलकर डिवाइड हो गया और ऐसे 2 अलग अलग सैक बना लिया। और 2 अलग ये सैक, ये अलग सैक का मतलब है, मतलब कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट बन गए एक ही अंडे के 2, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया। लेकिन इन दोनों बच्चों के बीच में प्लेसेंटा एक ही है बच्चों। प्लेसेंटा क्या होती है? मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो मदर अपने बच्चे को खाना, पानी, जूस सब कुछ यहाँ भेजती है। इनके बीच में प्लेसेंटा एक ही रहेगी, इसी से यही खाना लेगा, इसी से ये खाना लेगा, और जो बच्चे होंगे वो 2 होंगे। ऐसे ट्विंस को कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। बच्चा एक ही अंडे से 2 बच्चे बने हैं, ठीक है, तो ये आइडेंटिकल हैं, ये सेम होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे,
सेम होंगे। और यहां पर पॉसिबिलिटी होती है क्या बनने की, यहां पर पॉसिबिलिटी होती है सेम सेक्स बनने की, सेम जेंडर बनने की। अगर यहां पर दो लड़के हैं तो दो लड़के होंगे, दो बॉयज बनेंगे, दोनों एक जैसे हैं। दो लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियां एक जैसी होंगी, ठीक है, क्योंकि एक ही अंडे से दोनों सेक अलग अलग बन गया और एक ही प्लेसेंटा से अपना खाना पीना ले रहे थे। तो ये हो गए आइडेंटिकल ट्विंस, दिखने में एक जैसे और सेम जेंडर होंगे। दो लड़के होंगे तो दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़कियां होंगी तो दोनों लड़कियां होंगी, ठीक है। और मैं बताऊं, इनका ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। आइडेंटिकल ट्विंस का क्या क्या सेम होता है, चेहरा सेम होगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा यहां पर, लेकिन इनका जो फिंगरप्रिंट है, क्या है, फिंगरप्रिंट है, वो अलग होगा बच्चा। फिंगरप्रिंट्स हमेशा हर एक इंसान का यूनिक होता है। फिंगरप्रिंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बिहेवियर अलग अलग होगा, क्योंकि बिहेवियर एक एक्सटर्नल फैक्टर है। आप चाहोगे कि एक आईएएस बन गया तो दूसरा भी आईएएस बने, नहीं, वो हरामखोर भी निकल सकता है, वो पढ़ाई लिखाई उसको नहीं भी आ सकता है, ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है एक स्पर्म आया बाहर से, उसने एक अंडे को फर्टिलाइज किया, लेकिन एक अंडे ने दो अलग अलग सैक बना दिए, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर, लेकिन दोनों बच्चे एक सिंगल प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हुए हैं, प्लेसेंटा एक ही है। तो इसमें क्या होंगे, सेम जेंडर होंगे। अगर दो लड़के होंगे दोनों लड़के होंगे और एक जैसे होंगे दिखने में, एक दूसरे का फोटोकॉपी होंगे, एक को छुपा दो दूसरे को ले आओ, एक को छुपा दो दूसरे को ले आओ, और उनका ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन उनकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगी और बिहेवियर दोनों का सेम नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, या फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। बच्चों, दो स्पर्म आए, स्पर्म तो मैंने कहा ना एक बारी में 10 से 12 मिलियन बाहर जाते हैं, तो ऐसे दो स्पर्म आए, इन दोनों ने, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों ने, इसने इस अंडे को फर्टिलाइज किया, इसने इस अंडे को फर्टिलाइज किया, आगे चलकर इस अंडे से भी एक बच्चा बन गया, मतलब इस ओवा और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से एक बच्चा बना, इससे दूसरा बना। अब ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं, दोनों बच्चों के अलग अलग सैक है, एक इधर होगा एक इधर होगा, एक प्लेसेंटा इससे बनेगी एक प्लेसेंटा इससे बनेगी, दोनों की प्लेसेंटा अलग हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे खाना खा रहे हैं अपना, ठीक है, खाना खाने का मतलब जो माँ भेज रही है वही सब, और फिर यहां से दो बच्चे बनेंगे। ऐसे बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, एक तो डिफरेंट जेंडर वाले होंगे। डिफरेंट जेंडर का मतलब है बच्चों कि एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है, वन गर्ल वन बॉय हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे, ये दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, दिखने में अलग अलग होंगे, बस इनका जन्म एक साथ होता है, एक साथ मतलब दो स्पर्म आकर दो अंडों को फर्टिलाइज करके चले गए, तो वहां से दो बच्चे बन गए। इनका जेंडर 99.99% अलग होता है, लेकिन कुछ केसेस में सेम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कभी डिफरेंट नहीं हो सकते। आइडेंटिकल ट्विंस में कभी भी डिफरेंट जेंडर नहीं हो सकते, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में डिफरेंट जेंडर हो सकते हैं, या कभी कभार एक दो केस में सेम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर केसेस में हमेशा अलग ही रहते हैं। और ये दिखने में बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इनका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, अलग होगा, ब्लड ग्रुप भी इनका अलग है। और बच्चों, इनका फिंगरप्रिंट तो अलग, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं हो सकते, अलग होंगे। तो इस तरीके से जो बच्चे बने हैं उनको नॉन आइडेंटिकल या फैटर्नल ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से बने हुए फिंगरप्रिंट हर एक इंसान का यूनिक होता है बेटा, क्योंकि यहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो हर एक इंसान की यूनिक होती है, किसी की सेम नहीं होंगी। इस धरती पर कोई दो ऐसे इंसान नहीं जिनका फिंगरप्रिंट सेम होता है, इसीलिए जब भी क्राइम ब्रांच या फोरेंसिक वाले क्या लेते हैं, सबसे पहले फिंगरप्रिंट लेते हैं, कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। मैम, हमारी पड़ोस में है एक आइडेंटिकल ट्विंस, पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसमें 1 एंड, आप क्या कह रही है राखी, मैं समझ नहीं पाई। मैंने ये कहा है राखी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें कभी भी जेंडर डिफरेंट नहीं हो सकते, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी और दिखने में सेम होंगी वो दोनों लड़कियां, या दोनों लड़के भी दिखने में सेम होंगे, उनका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता, उनकी इंटेलिजेंस पावर, विल पावर कभी ट्विंस में सेम नहीं हो सकती। इनका जन्म एक साथ होगा, सेम जेंडर के होंगे, दो लड़के हैं तो दो लड़के, दो लड़कियां दो लड़कियां, ब्लड ग्रुप भी इनका सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक का ओ पॉजिटिव है दूसरे का ओ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक प्लेसेंटा से बने हैं, और फिंगरप्रिंट्स इनके डिफरेंट होंगे। लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में 99.99% चांस होते हैं डिफरेंट जेंडर, एक लड़का एक लड़की, लेकिन कभी कभार इस केस में दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन कभी इसमें ऐसा नहीं होगा कि मुझे आइडेंटिकल ट्विंस हो, एक लड़का एक लड़की हो गया। नहीं भैया, एक ही सेक्स से बना है, मतलब एक ही अंडे से, एक पार्ट तो एक ही अंडे का है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है अरविंद कुमार, समझ में आ गया? तो ये होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब एक कह रहा है कि मैम हमारे दिल्ली में एक लड़की को 4 लड़के हुए, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 स्पर्म आए और चारों स्पर्म फर्टिलाइज करके चले गए। स्पर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 4 स्पर्म्स हैं, उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी, इन्होंने 4 अंडों को फर्टिलाइज किया तो 4 जाइगोट बन गए, 4 बच्चे बन गए। लेकिन रेयर है ना बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों में एक केस ऐसा बनता है।